साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी विषय से शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए हमने जो पाठ्यक्रम बनाया है, पाठ्यक्रम हमने बिल्कुल प्राथमिक स्तर से बनाया है। जो बिल्कुल आज से शुरू करना चाहते हैं, वो शुरू कर सकते हैं। उनके लिए हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम बनाया है। जो पाठ्यक्रम हम चला रहे हैं, उसके क्रम में आज हम इसके पहले आपकी तक की वीडियो आप देखेंगे किस प्रकार से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई, वैदिक काल से आधुनिक काल तक, अवहट्ट काल तक किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई और हिंदी भाषा की विभिन्न क्षेत्रीय बोलियां और उनका क्षेत्र कौन-कौन सा रहा है, इसको हमने चार्ट के माध्यम से बता दिया है। है तो ये विषय बहुत बोरिंग, लेकिन प्रश्न इससे बहुत तगड़े पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित हिंदी भाषा किस-किस अपभ्रंशों से निकली है और कौन-कौन से अपभ्रंश का जो परिवर्तित रूप हिंदी रूप हुआ और हिंदी का रूप जो जैसे पश्चिमी हिंदी हुई, पूर्वी हिंदी हुई, बिहारी हुई, मागधी वगैरह की जो अ, बिहारी है, अर्धमागधी पूर्वी हुई। तो इनमें इनसे जो प्रश्न बनते हैं, वो बिल्कुल ही सटीक बनते हैं और बनना तय है, हर परीक्षाओं में बनता है। तो अभी तक हमने इसकी उत्पत्ति और उसका क्षेत्र बता दिया है, लेकिन इनकी विशेषताएँ क्या रही हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछता है। जैसे पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी क्यों कहा गया, पश्चिमी, पश्चिमी क्यों कहा गया, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया या पश्चिमी के अंतर्गत ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, हैं? या बांगरू के नाम से भी जानते हैं या पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपने देखा खड़ी बोली या कौरवी। तो जैसे खड़ी बोली किसने कहा है, कौरवी किसने कहा है, ब्रज में तमाम तरह की जो विशेषताएँ हैं, उनको किसने कहा है, इसके बारे में आप लोग आज जानेंगे। तो आइए बताते चलें कि किन-किन भाषा वैज्ञानिकों ने क्या-क्या कहा है और उपाधियाँ किन-किन वैज्ञानिकों ने क्या-क्या शब्द पूर्वी के लिए या पश्चिमी के लिए प्रयोग किया है। तो आइए हमने जो सिलेबस तैयार किया है, वो सामने रख दिए हैं। आपको हम बताएँगे, आप उसको नोट करते जाइएगा, जो मैटर महत्वपूर्ण होगा, हम उसको यहाँ लिख कर के बता देंगे। तो आप लोगों को चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो भाषा संबंधित हिंदी भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जो इनके बोलियाँ हैं और इनके नामकरण से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, उनमें सबसे पहले ग्रियर्सन जिसके से हम शुरू कर रहे हैं। तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है। इसका वितरण तो भाषा वैज्ञानिकों ने जगह-जगह कर दिया है, लेकिन पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, ये जो नाम है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी नाम किसने कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। पश्चिमी हिंदी देखिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पश्चिमी हिंदी प्लस पूर्वी हिंदी यह नाम किसने दिया है? प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन ऑप्शन होगा डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन महोदय ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में और भी जो इतना सर्वे उन्होंने किया है भाषा संबंध में, उसमें कहा है पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, यह 2 नाम डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया है। यह प्रश्न बनता है। या डॉक्टर ग्रियर्सन ने किन नामों से उसको नामित किया है? तो हिंदी पश्चिम को पश्चिमी हिंदी, पूर्वी को पूर्वी हिंदी नाम से, तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, यह नाम डॉक्टर ग्रियर्सन ने दिया है। उन्होंने एक बात और कहा है अपने सर्वे में, जो हिंदी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे मध्य देश की हिंदी हमने बताया शुरू-शुरू में आपको, मध्य देशी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी हिंदी। तो उन्होंने जो हिंदी शब्द का प्रयोग किया, डॉक्टर गियर्सन ने हिंदी शब्द का प्रयोग केवल पूर्वी और पश्चिमी हिंदी,
इन्हीं इन्हीं 2 के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। पूर्वी और पश्चिमी में ही हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। 2 प्रश्न बना, एक प्रश्न पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी नाम दिया डॉक्टर ग्रियर्सन ने, और पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में ही केवल हिंदी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। बाकी किसी भी जो मध्य देशी चाहे दक्षिणी रही हो, चाहे हरियाणवी, बांगरू वगैरह रही हो, गुजराती, मराठी, बंगाली, बिहारी, उड़िया, असमिया जो भी रही, उसके लिए उन्होंने नहीं किया। केवल पश्चिमी और पूर्वी हिंदी जो उपभाषा यही है, इसी में उन्होंने केवल जो और इसकी जो बोलियाँ रही हैं, उनमें केवल हिंदी शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। तो पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी में जो हिंदी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, केवल पश्चिमी और पूर्वी 2 ही क्षेत्र की हिंदी के लिए प्रयोग भाषा के लिए प्रयोग किया है। उन्होंने जो ये अंतर पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के बीच जो अंतर उन्होंने बताया है, वो अंतर उन्होंने बताया है कि ये भौगोलिक स्थिति के कारण ये अंतर है, पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। क्योंकि पश्चिम का माहौल गर्म होता है, पूरब का माहौल ठंडा होता है। तो यहाँ भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ के क्लाइमेट ऐसी, जब क्लाइमेट जैसी रहेगी, वहाँ की वैसी कल्चर रहेगी। तो उसी हिसाब से और इसी तरह से पश्चिम की अगर भाषा देखें तो वहाँ की डिंगल भाषा में आती है, और पूरब की जो भाषा है वो पिंगल में आती है लगभग। क्यों? क्योंकि पश्चिम में कड़क शब्दों या जो खरखरे शब्द हैं, ड़ जैसे हुआ, क कर्कश शब्द हैं, इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए जो पश्चिमी और पूर्वी में अंतर है। उन्होंने बताया है कि पश्चिमी हिंदी में पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी तथा मराठी के कुछ अंश पाए जाते हैं। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है कि पश्चिमी हिंदी में क्या-क्या है? पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी और पूर्वी हिंदी तथा मराठी के भी कुछ अंश पाए जाते हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्वी हिंदी में भी पहाड़ी, बिहारी, उड़िया, मराठी और पश्चिमी के भी अंश सम्मिलित, कुछ न कुछ अंश पूर्वी हिंदी में भी पाए जाते हैं। और ध्वनि की दृष्टि से डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो अंतर किया है अपने सर्वे में, उन्होंने मूल रूप से ये प्रश्न बनता है इस पर कि ध्वनि की दृष्टि से उन्होंने जो अंतर किया है, ध्वनि की दृष्टि से पूर्वी पश्चिमी हिंदी में अ का उच्चारण है। देखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने पूर्वी और पश्चिमी इनमें जो अंतर है, उन्होंने अंतर अ के उच्चारण के आधार पर उन्होंने किया है। जो अ उच्चारण होता है, इनके अ के उच्चारण में अंतर है। उन्होंने बताया है कि पूर्वी हिंदी में उन्होंने बताया है कि पूर्वी पश्चिमी हिंदी में अ का उच्चारण है और पूर्वी हिंदी में ओ का उच्चारण होता है। उन्होंने क्या कहा है? पूर्वी हिंदी में ओ वर्ण का उच्चारण होता है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने पूर्वी हिंदी में किस वर्ण का उच्चारण बताया है? तो ओ वर्ण का। उन्होंने कहा है कि पूर्वी पूर्वी हिंदी में ओ उच्चारण होता है, अर्थात यह पूर्वी में समवृत्त या तथा वृत्तमुखी है। ओ समवृत्त, समवृत्त तथा वृत्तमुखी। यह प्रश्न बनता है, नेट जेआरएफ वगैरह में ज़्यादा बनता है। टीजीटी पीटी में भी आ सकता है। तो समवृत्त क्या होता है? विवृत्त क्या होता है? अर्ध समवृत्त क्या होता है? वृत्तमुखी क्या होता है? ये हम जो व्याकरण पढ़ाएँगे उसमें जो वर्णों का उच्चारण हम पढ़ाएँगे विभिन्न अंगों द्वारा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से जो हम उच्चारण करते हैं, कंठ है, तालु है, जो चिकना भाग है, उसके बाद जो ऐसे-ऐसे भाग, खरदरा भाग है, मूर्धा है, उसके बाद दाँत का भाग है, उसके बाद ओष्ठ का भाग है। इनमें जो मुँह के खुलने की जो स्थिति होती है, मुँह किसी में पूरा खुलता है, किसी में आधा खुलता है, किसी में थोड़ा-सा खुलता है, किसी में ओंठ चिपक जाते हैं। तो खुलने के आधार पर समवृत्त, विवृत्त, अर्धवृत्त होता है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो बताया, हम उसी को बता रहे हैं। उन्होंने पूर्वी हिंदी में ओ बताया कि ओ का उच्चारण होता है,
अर्थात यह पूर्वी हिंदी में समवृत्त और वृत्तमुखी है। तो पूर्वी हिंदी में जो उच्चारण होता है किसका होता है? ये प्रश्न बना है, ध्यान रखिएगा। नेट जेआरएफ में। मिस्टर कैमरामैन ये भी बना है, यह प्रश्न बना है। पूर्वी हिंदी में किस वृत्तमुखी का होता है? तो उनमें उसमें समवृत्त तथा वृत्तमुखी, समवृत्त तथा वृत्तमुखी वर्णों का उच्चारण होता है पूर्वी हिंदी में, जो कि ओ, पूर्वी हिंदी में ओ का उच्चारण होता है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर क्रियर्सन के अनुसार ही है, उन्होंने डिग्रेशन बताया है कि पूर्वी हिंदी में ओ का उच्चारण होता है, जिसे समवृत्त या वृत्तमुखी, या ऐसे पूछ सकता है कि पूर्वी हिंदी में किसका उच्चारण होता है? अर्धवृत्त का, विवृत्त का या समवृत्त का? है किसका होता है? तो समवृत्त और वृत्तमुखी वर्णों का उच्चारण पूर्वी हिंदी में होता है, ध्यान रखिएगा। ओ का उच्चारण समवृत्त और वृत्तमुखी और पूर्वी हिंदी में, यह पूर्वी हिंदी में होता है, समवृत्त और वृत्तमुखी। समवृत्त क्या है, विवृत्त क्या है, अर्धवृत्त क्या है? जो मुख खुलने की स्थिति है उसके अनुसार हम आपको बताएंगे बाद में। पहले पहले आप क्रिएशन को पढ़ लीजिए। और उन्होंने पश्चिमी हिंदी में विवृत्त एवं ओष्ठ अवृत्तता कहा है। विवृत्त और ओष्ठ अवृत्तता। अवृत्तता याद रखिएगा। अवृत्त वृत्त, यानी कि डॉक्टर गिरियसन ने क्या कहा है अपने लिंग्विस्टिक सर्वे में? उन्होंने कहा है कि पूर्वी हिंदी में और पश्चिमी हिंदी में जो अ का उच्चारण के अंतर अंतर होता है, जो अ है इसमें अ के अंतर में उच्चारण जो अंतर उच्चारण में अंतर होता है वो अ वर्णों का उच्चारण होता है, क्या में अंतर होता है। पूर्वी हिंदी में ओ का उच्चारण होता है और पश्चिमी हिंदी में विवृत्त या ओष्ठ अवृत्तता का आधा ओठ खुलता है या पूरा खुलने के आधार पर उन्होंने बताया है। ई ऊ को ई पश्चिमी हिंदी में उन्होंने बताया है कि ई ऊ, जो कि ये छोटी ई है, ये छोटा ऊ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है इसका उच्चारण पश्चिमी हिंदी में बड़ी ई और बड़ा ऊ के रूप में होता है। विवृत्त मतलब पूरा जो मुंह खुलता है, ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर। समवृत्त मतलब आधा कम खुलता है, मैंने कि दबा होता है। तो ओ खोलिए, देखिए ओ तो पूरा नहीं खुल रहा है ना, तो समवृत्त वृत्तमुखी। पूर्वी हिंदी, पश्चिम हिंदी पूरा खोल के बात करते हैं। जब देखेंगे आड़ दे, घाड़ दे, आने आड़ दे, जाने दे, देखेंगे इस तरह से जो पश्चिमी हिंदी में प्रयोग होता है ना, तो पूरा मुंह खोल के बात करते हैं, लगता है कि हमेशा गुस्से में बात कर रहे हो। इसलिए क्यों? क्योंकि वो पूरा मुंह खोल के जो बोलते हैं, तो उसमें जो मात्रा होती है, मात्रा जो मात्रा है, यानी कि वर्ण है, मात्रा का वर्ण है, जो स्वर है, जो छोटा स्वर और छोटा स्वर ई और छोटा स्वर ऊ को यहाँ बड़ा के रूप में बोलते हैं, बड़ा करके, यानी कि खींच कर बोलते हैं। इसीलिए पश्चिमी हिंदी में उन्होंने बताया है कि ई और छोटी ई छोटा ऊ को बड़ी और बड़ा ऊ के रूप में ये पूछा है। पश्चिमी हिंदी में ई और ऊ का उच्चारण किस रूप में होता है, छोटी में कि बड़ी में, या केवल इसमें? तो इसमें क्या होता है, विवृत्त ओष्ठ अवृत्तता और छोटी ई और बड़ी बड़ाऊ के रूप में जो होता है। यही अगर पूर्वी में देखेंगे तो ये छोटा होगा, मुंह बंद के आधार पर होगा, यहाँ खुले के आधार पर होगा, विवृत्त। इसीलिए पश्चिम में बड़ी छोटी छोटा ऊ को बड़ी यू बड़ा ऊ के रूप में उच्चारण किया जाता है, और पूर्वी हिंदी में ओ का उच्चारण होता है। और उस पश्चिमी हिंदी में ल ध्वनि पश्चिमी हिंदी की कौरवी, बांगरू, निमाड़ी में प्रयोग होता है। पश्चिमी हिंदी में उन्होंने बताया जो ये एक ल होता है, इस तरह का ल जानते होंगे इसको, इस तरह का एक ल होता है, ये पश्चिमी में ही प्रयोग होता है। हुँ? हाँ, तो इसका प्रयोग अगर इस तरह का एक ल बनता है, मैं शुद्ध नहीं बना पा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। उन्होंने बताया है कि पश्चिमी हिंदी में जो इस तरह का जो प्रयोग होता है, इस तरह का जो ल होता है,
यह पश्चिमी हिंदी में प्रयोग होता है। तो कौन-कौन से में प्रयोग होता है बताया है उन्होंने। उन्होंने कहा कि कौरवी, बांगरू, निमाड़ी। कौरवी, बांगरू और निमाड़ी। निमाड़ प्रदेश यानी कि राजस्थान का भाग। अब बांगरू जानते हैं हरियाणवी हो गया। और कौरवी जानते ही हैं खड़ी। खड़ी या कौरवी। तो पश्चिम की जो खड़ी है और हरियाणवी और निमाड़ी, निमाड़ की जो भाषा है, गुजरात और राजस्थान के बीच की लगभग इसी के आसपास की है। तो जो इस तरह के जो ल का प्रयोग होता है वो पश्चिम में ही बताया कि उन्होंने प्रयोग होता है। तो ये अगर पूछता है कि ल का प्रयोग पूरब में कि पश्चिम में कि मध्य में, कहाँ कि दक्षिण में, तो इसका प्रयोग पश्चिम में ही होता है। जिसका प्रयोग कहाँ होता है? कौरवी में होता है, बांगरू या हरियाणवी में और निमाड़ी में इसका प्रयोग होता है। अब आइए हम जानते हैं कि ये अब खड़ी बोली के रूप के बारे में हम चलेंगे, खड़ी बोली क्या है? इतना तो समझ गए, लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब खड़ी बोली के बाद खड़ी बोली की जो स्थिति और उसका नामकरण वगैरह आगे हम विस्तार से बताते चलेंगे। पहले आपको हम विशेषताएँ और किन-किन लेखकों ने क्या-क्या कहा है, थोड़ा-थोड़ा जानते जाइए। अब आइए खड़ी खड़ी बोली का अर्थ जो है किन-किन अर्थों में प्रयोग होता है। खड़ी खड़ी जो खड़ी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो खड़ी बोली को इसके आप देखिए खड़ी के बारे में और विस्तार से हम आगे बताएँगे आपको। लेकिन पहले जो प्राथमिक प्रश्न जो बनते हैं, उसको आप लोग जान लीजिए। तो खड़ी बोली का जो नाम है वो 2 अर्थों में प्रयोग होता है। खड़ी बोली यह 2 अर्थों में प्रयोग होती है, 2 अर्थ में प्रयुक्त होती है। जो खड़ी बोली का प्रयोग होता है, उसका प्रयोग 2 अर्थ में किया जाता है। एक मानक हिंदी जिसकी 3 शैलियाँ हैं। एक मानक हिंदी, पहला है मानक हिंदी, पहला करके पहला कर दे रहे हैं। एक मानक हिंदी। खड़ी बोली का 2 रूप है। पहला है खड़ी बोली क्या है? एक मानक हिंदी है। हुँ? तो आप जान लीजिए कि मानक हिंदी क्या है, इसके बाद हम दूसरा रूप आपको बताते हैं। हुँ? तो खड़ी हिंदी जो खड़ी बोली है, इसका हमने बताया कि इसका प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक मानक हिंदी के रूप में होता है और दूसरा इसके अलावा जो और भी जहाँ क्षेत्र हैं इसके बोलने के लिए, जैसे प्रमुख क्षेत्र हमें बताया बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ में बोली जाती है। ये एक मानक रूप है, खड़ी रूप हो गया। उसके अलावा और भी जो क्षेत्र बोली जाती है, उसका रूप अलग है। तो एक मानक रूप है खड़ी बोली का, एक है जो जैसे ब्रज बोली जाती है मथुरा में प्रमुख रूप से। लेकिन इसके अलावा और भी जगह जो संभल वगैरह, कानपुर वगैरह तक बोली जाती है, थोड़ा बहुत इटावा के आस-पास तक बोली जाती है। तो इसका जो प्रयोग होता है 2 अर्थों में, एक होता है मानक हिंदी के रूप में जो बुलंदशहर, मेरठ और खुजा हमने बताया कि यहाँ की जो बोली ज जाती है खड़ी बोली, ये बिल्कुल मानक रूप में प्रतिष्ठित, मानक या उसको टकसाली रूप भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि किस रूप में है अभी की हिंदी खड़ी बोली, तो टकसाली रूप या मानक या शुद्ध रूप या सुसंस्कृत रूप या सभ्य रूप, ठीक है? तो खड़ी बोली का जो अर्थ प्रयोग होता है वो 2 अर्थों में होता है। पहला अर्थ मानक रूप में, खड़ी बोली खड़ी को ही मानक हिंदी का मानक रूप माना गया है, ठीक है? मानक हिंदी। मानक हिंदी की भी 3 शैलियाँ हैं। इसकी इसकी कितनी हैं? जो मानक हिंदी है इसकी शैली अलग-अलग शैली होगी ना मानक में। इसकी 3 शैलियाँ हैं। मानक हिंदी की कितनी शैली है पूछा है, कैमरामैन जी ये पूछा है। मानक हिंदी की कितनी शैलियाँ हैं? 3 शैलियाँ हैं। कौन-कौन सी हैं? पढ़े हैं आप भी थोड़ा बहुत जानिए बताइए?
जो मानक हिंदी हमने कहा ना खड़ी हिंदी की 2 रूप में प्रयोग किया। एक तो मानक हिंदी कौन-कौन सा हमने बताया आपको? खुर्जा, मेरठ, बुलंदशहर का नहीं बताया हमने? जो वहाँ बोली जाती है, वहाँ की शुद्ध रूप मानक रूप माना जाता है। बाकी हसन खान ने जो बताया किसको बताया? बांगरू हरियाणवी को बताया था। तो जो मानक रूप है उसका भी 3 रूप है। कौन-कौन से हैं हिंदी के जो मानक रूप हैं? खड़ी बोली हिंदी नहीं, हिंदी खड़ी बोली। हिंदी तो और भी बिगड़ी रूप भी है, बोलियाँ भी हैं। तो हिंदी जो हिंदी है, खड़ी बोली है या हिंदी भाषा जो खड़ी भाषा है, उसके 3 रूप हैं। ये पूछा है कि मानक हिंदी के कितने रूप हैं? 3 शैलियाँ हैं या 3 रूप हैं या 3 शैलियाँ। कौन-कौन सा? पहला हिंदी, ठीक है? दूसरा शैली क्या है मानक हिंदी की? उर्दू। मानक हिंदी की उर्दू भी हिंदी ही है, ये नहीं कि कोई मुस्लिमों की भाषा या धार्मिक भाषा है, नहीं, ये तो धर्म के आधार पर रूल एंड डिवाइड पर अंग्रेजों ने विवादित कर दिया इसे। लेकिन हिंदी ही है एक तरह से, ये खड़ी बोली की ही एक शैली है। जो मानक हिंदी है, इस मानक हिंदी की ही एक शैली है, क्या उर्दू। पहली तो हिंदी हो गई, जिसमें संस्कृत शब्दों के प्रयोग होंगे यानी कि तत्सम शब्दों के प्रयोग होंगे जिनमें कोई बनावटी नहीं होगा। हुँ? एक हिंदी होगी जिसमें सब कुछ प्रयोग होंगे। तो अभी बता रहा हूँ कि इस जो मानक हिंदी इसकी 3 शैलियाँ हैं। पहली शैली है कि हिंदी जो शुद्ध रूप है, परिमार्जित रूप है, टकसाली या खड़ी रूप है। दूसरी शैली क्या है? उर्दू है और तीसरा क्या है? तीसरी शैली क्या है? हिंदुस्तानी। मानक हिंदी की 3 शैली हैं, कौन-कौन सी याद रखिएगा आज से, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। हुँ? मानक हिंदी की 3 शैलियाँ हैं। इसके अलावा जो आपने बताया कि मेरठ वगैरह जब अलग-अलग जो बोली जाती हैं, 2 अर्थ ना बता दिया। एक अर्थ तो हो गया मानक हिंदी। मानक हिंदी की 3 शैली हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। एक होता है जो छिटपुट बोली जाती है, उसमें इसके अलावा जो हम बताया ना मानक हिंदी कहाँ-कहाँ है, उसके अलावा जो बोली जाती है, तो वो हिंदी है, वो खड़ी मतलब वो खड़ी बोली हिंदी। तो तो जो खड़ी बोली है, इसका खड़ी बोली को अब देखिए हम इसको इसको भी बारे में आगे हम बताएँगे। पहले अब खड़ी बोली क्या है इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा जो जानकारी जो प्रश्न बनता है वो जान लीजिए। तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। लेकिन इसको जो खड़ी है, खड़ी बोली को कौरवी के रूप में किस स्तर पे बोला जाता है? यह लोक बोली है। ये लोक स्तर पे खड़ी कहा जाता है इसे। इसे लोक स्तर पे यानी कि जो साधारण स्तर पे नहीं होता है, एक विशेष क्षेत्र नहीं होता है, उस लोक स्तर पे इसे खड़ी कहा जाता है न खड़ी या खड़ी नहीं कौरवी कहा जाता है इसे। खड़ी बोली को जो खड़ी बोली तो हमने बता ही दिया, उसमें गलत बोल रहे थे थोड़ा-सा। तो हमने बताया कि जो खड़ी बोली है ये 2 अर्थों में प्रयोग होती है। एक का अर्थ होता है जो बुलंदशहर, मेरठ, खुर्जा के बीच बोली जाती है जो मानक हिंदी है। तो मानक हिंदी यानी कि इसकी जो मानक हिंदी है इसकी 3 शैलियाँ हैं। कौन-कौन सी शैली? हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। ये मानक का मतलब ये होता है तौल जैसे आप तौलते हैं ना, मानते हैं ना कि उसको मान जाते हैं कि नहीं 5 किलो है। उसी तरह से ये मानक का मतलब ये व्याकरण सम्मत यानी कि साहित्यिक सिद्धांतों पर जो भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो इसके जो आयोग बने हैं, विभिन्न आयोग बने हैं, उन्होंने जो सिद्धांत निर्धारित किया है कि किस भाषा को हम शुद्ध भाषा का दर्जा देंगे। उनमें उन्होंने स्वर और व्यंजन के आधार पर, उनके व्याकरणों के आधार पर जो एक लाइन लगाया होगा, रेखा खींचा होगा, उस रेखा को वो पूरा करता होगा, उसे मानक कहेंगे या परिनिष्ठित कहेंगे या शुद्ध कहेंगे या सभ्य कहेंगे या सुसंस्कृत कहेंगे या टकसाली नाम आता है। तो ये हो गया हाँ, सब पर्यायवाची हैं। ये मानक हिंदी है। तो मानक मतलब जिसपे जो साहित्यिक सिद्धांतों पर
खरा उतरे, जो भाषा वैज्ञानिकों ने जो नियम सिद्धांत बनाए हैं, व्याकरण बनाए हैं, उस व्याकरण पे खरी उतरे। इसलिए वो खरी है, यानी कि शुद्ध है, खरा सोना या मानक है या शुद्ध है या सुसंस्कृत या सभ्य है। तो खड़ी बोली का अर्थ जो हमने 2 उसमें बताया, एक तो हमने बता दिया बुलंदशह मेरठ खुर्जा में जो शुद्ध और मानक, जिसको सभी भाषा वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। दूसरा, उसके अलावा जैसे देहरादून का भाग हो गया, दिल्ली का हो गया, मेरठ, गाजियाबाद वगैरह-वगैरह जो बोली जाती है, एक वो होगी, तो वो कुछ टूटी-फूटी रूप में है, उसमें मानकता नहीं है, लेकिन वो है क्या? वो खड़ी ही है। तो आइए हम जानते हैं कि मानक हिंदी जो है उसकी 3 शैलियाँ हैं। कौन-कौन सी शैली है? हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। ये नहीं कि उर्दू कोई अलग भाषा है, उर्दू भी हिंदी का ही एक रूप है, दूसरा रूप। हम बताया ना, एक शुद्ध हिंदी है, एक थोड़ा बहुत अशुद्धता है, इसमें ज़्यादा अशुद्धता है। इसलिए अशुद्धता का कारण ये है कि समय-समय पर भारत में विदेशी आक्रमण होते गए हैं। कभी शकों ने किया, कभी कुषाणों ने किया, कभी पहलवों ने किया, कभी सिकंदर ने किया, हाँ? कभी हुड़ों ने किया युद्ध, तो जो उन्होंने युद्ध में उन्होंने विजय प्राप्त की, यहीं बस गए। तो यहाँ के लोग भाषाओं में वो रम गए, अपनी भाषाओं को मिला दिए। उसके बाद अरबी आए, तुर्की आए, इसके बाद तमाम मुस्लिम राजा जो आए भारत में, अपनी भाषा को भी लेकर आए। तो वो कहीं न कहीं मिलती गई, तो उन्होंने शुद्ध रूप से अपना नहीं चलाया कि नहीं, वो इन्होंने फ़ारसी भाषा चला दिया, फ़ारसी तो अलग है ही है। तो जो मिला-जुला करके जो बनी, कुछ किसी में कुछ ज़्यादा शब्द आ गए, किसी में कुछ कम आए, किसी ने शब्द लेना ही बंद कर दिया। हिंदी ने किसी को नहीं लिया। हिंदी बिल्कुल स्वतंत्र रही। कहाँ स्वतंत्र रही? वो अपने संस्कृत यानी माता के, जिस तरह से माता गर्भ से निकली और उसी के रूप में वो अब रह गई। वो शुद्ध रहेगी। थोड़ी-सी अशुद्धता इसमें, कुछ शब्दों को ले लिया इसने, इसने और शब्दों को ले लिया। तो आगे हम बताएँगे किन-किन शब्दों को लेकर के ये 3 मानक शैलियाँ हिंदी की हुई। अब आइए खड़ी की बात करते हैं। खड़ी तो आप जान गए, अब खड़ी को कौरवी भी कहा जाता है। तो खड़ी को कौरवी लोक स्तर पे कहा जाता है। वहाँ लोकल स्तर पे, ये नहीं कि जो साउथ में बोली जाए, कोई जाकर के कुछ, जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा लोग उत्तर भारत के रहते हैं, तो जो बोल रहे हैं वो खड़ी हो गई, नहीं। लोक स्तर पे जहाँ आम आदमी रहते हैं, जहाँ क्षेत्रीय स्तर है, अ, एक लोकल स्तर है, वहाँ लोक स्तर पे इसे, या जैसे कहाँ, जैसे उत्तर-पूर्व का भाग है, जैसे सहारनपुर वगैरह-वगैरह, जो मेरठ वगैरह, खुर्जा वगैरह है, ये सब इसी के आस-पास इसे कौरवी कहा जाता है। इसे लोकल स्तर पे क्या कहा जाता है, वहाँ पे जब जाएँगे तो वहाँ खड़ी ना करके वो लोग कौरवी कहते हैं, ठीक है? और कौरवी जो शब्द है, खड़ी बोली के लिए खड़ी बोली के लिए जो कौरवी शब्द है, ध्यान रखिएगा, यह शब्द सबसे पहले किसने दिया था? कैमरामैन बताइए। कौरवी नाम खड़ी बोली के लिए कौरवी शब्द सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया है? तो सबसे पहले खड़ी बोली के स्थान पर कौरवी जो नाम उन्होंने प्रयुक्त किया, वो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन। कौरवी शब्द, मैं एक बार इसको असिस्टेंट प्रोफेसर में गलत मार के आया था। ध्यान है, मैं लल्लू लाल को मार दिया था, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था कि खड़ी इन्होंने कहा है कि कौरवी कहा है। इसी में मेरा कन्फ्यूज़न, मैं जो पढ़ा तो था, लेकिन कन्फ्यूज़न हो गया। तो शुद्ध रूप से आप लोग जान लीजिए, आप लोग गलत ना करिएगा। इसी से हमारा सिलेक्शन हो, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिलेक्शन नहीं हो जाता तो मैं भी प्रोफेसर होता। अब आगे लगा भी हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि जो लोक स्तर पे खड़ी को क्या बोला जाता है? कौरवी कहा जाता है। अब कौरवी सबसे पहले प्रयोग किए थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने प्रयोग किया था। एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है? अब खड़ी बोली किसने कहा है? ये खड़ी शब्द किसने कहा है? खड़ी शब्द का प्रयोग किसने किया? अगर कोई जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। खड़ी बोली जो खड़ी है,
ये खड़ी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लल्लू लाल ने किया। लल्लू लाल ने, हमारे कैमरामैन जी का भी नाम लल्लू लाल है। लल्लू लाल, तो लल्लू कर दिया, लल्लू कर दो। लल्लू लाल हम कह रहे हैं, लल्लू लाल ही नाम उनका शुद्ध है, लल्लू नहीं है। लल्लू मतलब बेकार हो जाता है। लल्लू लाल, ठीक है, शुद्ध नाम यही है लल्लू लाल। हो गया, कोई बात नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं, कोई बात नहीं। खड़ी बोली उन्होंने कैसे रखा, ये तो विवाद का विषय है, इसमें हमने डाला है, जहां हमने पाया डाल दिया है। खड़ी का जो उन्होंने बताया है, लल्लू लाल ने कहा कि खड़ी क्या मतलब है। खड़ी का मतलब होता है खरी या शुद्ध। कहा जाता ना एकदम खरा सोना है, तो खरा शब्द से बना है। खरा मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट न हो। तो लल्लू लाल ने जो बताया, उन्होंने जो तर्क दिया कि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों खड़ी कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा खड़ी का मतलब होता है शुद्ध, यानी कि खरी या खरी खरी भाषा, एकदम बिल्कुल खरी खरी शुद्ध है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। तो खड़ी शब्द का प्रयोग लल्लू लाल ने किया। खरी का अर्थ उन्होंने खरी या एकदम बिल्कुल शुद्ध बताया। शुद्ध जान ही गए होंगे, उसमें तो बताना नहीं है। खड़ी बोली लोक स्तर पर, जो वहां लोकल स्तर पर क्या बोली जाती है, कौरवी। ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बोली जाती है, कौरवी केवल उस लोकल स्तर पर बोली जाती है। कौरवी शब्द अपने भाषा विज्ञान में का प्रयोग महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया है, और खड़ी शब्द का प्रयोग लल्लू लाल ने खरी या शुद्ध के रूप में खड़ी कहा है। इसके बाद हम आपको विस्तार से थोड़ा बता देते हैं, पढ़ देते हैं जो हमने लिखा है। खड़ी बोली के बारे में थोड़ा जाने। जब साहित्य में अरबी फारसी शब्दों को निकालकर शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया, तो उसे ही खड़ी कहा गया। एक बात, एक तर्क और है, भाषा वैज्ञानिकों ने दिया है कि जब जो भाषा चल रही थी उसमें अरबी फारसी तुर्की जो विदेशी आए थे, उनके उनके शब्दों को निकाल दिया गया। खड़ी का एक और अर्थ बताया गया है। देखिए यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो खड़ी का एक अर्थ बताया उन्होंने कि खड़ी का मतलब ये हो गया बिल्कुल शुद्ध खरी, यानी कि जब इसमें अरबी फारसी तुर्की वगैरह वगैरह जो विदेशी शब्द है निकाल दिया गया, तो ये खरी या शुद्ध हो गई। उसे ही खरी कहा गया जिसमें अरबी फारसी तुर्की के शब्द नहीं थे, यानी कि विदेशी शब्द इसमें कुषाण शक पहलव वगैरह वगैरह जो भी आए होंगे, इनमें कोई शब्द नहीं। शुद्ध शब्द कौन हुआ, तत्सम शब्द हुआ करते थे। तो खड़ी का जो उन्होंने बताया है, हमको किताबों में मिला है, ये मिला है कि अरबी फारसी शब्दों को निकालकर जब शुद्ध तत्सम मतलब हो गया जो जो प्राचीन काल में जो शुद्धता रही होगी संस्कृत की, क्योंकि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। तो शुद्ध तत्सम शब्दों का जब प्रयोग किया गया तो उसे खड़ी कहा गया। इसके अलावा ब्रज, बुंदेली, अवधी आदि पड़ी बोली होने का कारण मानक भाषा नहीं बोली जा सकती है। तो पूछता है कि पड़ी बोली कौन सी है। जब खड़ी बोली शुद्ध हिंदी मानक हिंदी है, तो पड़ी बोली कौन है। तो पड़ी बोली कहा गया, ये प्रश्न पूछा भी है। जो ब्रज, बुंदेली, अवधी वगैरह जो है ना, इसके अलावा ब्रज, बुंदेली, अवधी, ये ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा, कन्नौजी भाषा, जो नहीं सब है, अवधी कन्नौजी के अलावा, हाँ ये सब क्या पड़ी हुई है। ये हाँ ये पड़ी है। पड़ी का मतलब पड़ा होना, मतलब गिरा हुआ, गिरी हुई है, इनमें शुद्धता नहीं है। मतलब जो निम्न हो, हाँ निम्न हो, पड़ी हो, नीचे हो। ये खड़ी है, वो पड़ी है, ये बिल्कुल एकदम तन के खड़ी है, तो खड़ी है, शुद्ध है। ये बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए पड़ी है। हाँ तो ये प्रश्न बनता है, तो यार ध्यान रखिएगा कि पड़ी किसे कहा जाएगा। तो ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी वगैरह जो है सब, हरियाणवी, बांगरू वगैरह ये सब है, इधर भोजपुरी, मगही, मैथिली या इधर नहीं, सब पड़ी हुई है। क्यों, कि उनमें शुद्धता नहीं है, इसीलिए ये पड़ी। तो पूछता है कि खड़ी बोली कौन है। खड़ी बोली में जो तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है शुद्ध हिंदी, वो खड़ी में है। इनकी तीन शैलियां ये हैं। खड़ी को कौरवी लोकल स्तर पर कहा जाता है। अब पड़ी इसके अलावा जो भी होंगी वो पड़ी होंगी।
जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग होगा, जो शुद्ध, मानक, परिमार्जित या टकसाली बिल्कुल सभ्य होंगी, खरी होंगी, खरा सोना होंगी। इसमें उनमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द नहीं होंगे, कुषाण, सालो, पहलो वगैरह के शुद्ध नहीं होंगे, विदेशियों के नहीं होंगे। जिनमें शुद्ध रूप से संस्कृत के होंगे, वो खड़ी होगी, शुद्ध होगी, परिमार्जित होगी, इसलिए वो खड़ी होगी। इसके अलावा जो भी बिगड़े हुए लोग हैं, उनको पड़ी कहा जाएगा। सब समाहित हो पड़ी, जिसमें हाँ, जिसमें सब बिगड़े बने सब समाहित हों, वो पड़ी होंगे। तो खड़ी हो गई, ये जो खड़ी शुद्ध हुई, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग करती है, किसी को भाव नहीं देती है, सबको भगा देती है उठा करके, तो तत्सम शब्दों का प्रयोग हो तो वो खड़ी हो गई। जिनमें बिगड़े हुए रूप है, वो पड़ी हिंदी है। ठीक है, तो पड़ी हिंदी कौन कौन सी है, जान ही गए होंगे। पड़ी हिंदी, एक खड़ी, एक पड़ी। तो खड़ी शुद्ध, पड़ी अशुद्ध, ये तद्भव। ठीक है, जो तद्भव होंगे, बिगड़े हुए रूप होंगे, वो पड़ी होगी। ठीक है। इसीलिए ये मानक नहीं बन सकती, क्योंकि पड़ी है, क्योंकि इसमें अशुद्धता है। ठीक है, खड़ी बोली को आकार अंत कहते हैं। हमने बताया अभी यहाँ पे आकार आ करके गिरता है, गया, आया, इसको ध्यान रखिएगा। जब मुंह खोल के पूरा बात होती है ना, मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, आ, तो जो इसमें आ की बात आती है ज्यादा, गया, आया, गई वगैरह नहीं होता है। तो ये इसमें आ का ज्यादा प्रश्न यही बनता है, खड़ी में किसका किसका कौन सा अंत का प्रयोग होता है। खड़ी में आकार अंत का प्रयोग होता है। खड़ी में यह ध्यान रखिए, प्रश्न पूछता है खड़ी क्या है, आकारांत है। ठीक है, खड़ी आकारांत है। हमेशा खड़ी जब बात आएगी तो हमेशा खड़ी बोल देना, मुंह पूरा खोल देना, आकारांत। ठीक है, खड़ी आकारांत, ये पूछा है पर कई बार। वही डॉक्टर बेली एक है, भाषा वैज्ञानिक हैं। उन्होंने, डॉक्टर बेली ने कहा है, ये जेआरएफ नेट में पूछा भी है एक बार। डॉक्टर बेली ने कहा, खड़ी का अर्थ जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि प्रचलित या चलती बोली, जो प्रचलित है। डॉक्टर बेली, यहाँ आ रहा है ना, डॉक्टर बेली ने खड़ी को क्या कहा है, खड़ी बोली को, खड़ी हिंदी को मान लीजिए, चाहे बोली जो भी हो गया, हाँ, तो डॉक्टर बेली ने इसे चलती भाषा कहा है, या प्रचलित। ठीक है, प्रश्न ऐसे बनता है कि चल खड़ी बोली को चलती भाषा किसने कहा है, तो डॉक्टर बेली ने कहा है। इसको चलती बोली माना है। ठीक है, चलती बोली या भाषा। ठीक है, तो डॉक्टर बेली ने खड़ी को चलती बोली माना है, या प्रचलित बोली, जो ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हो या चल रही हो। चलती बोली किसने कहा है, खड़ी बोली को डॉक्टर बेली ने कहा। यह प्रश्न बना है। इसका अर्थ होता है कि प्रचलित या चलती का मतलब होता है कि पुराना को छोड़ करके, पुराना छोड़ नया धारण करती है, नया शुद्ध रूप धारण करती है। तो ये डॉक्टर बेली ने माना है। ठीक है, अब डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने इसको क्या माना है, ये प्रश्न बना है। डॉक्टर गिलक्राइस्ट, ये भी लिंग्विस्टिक रहे हैं, भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। तो डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली का अर्थ, उन्होंने कहा कि खड़ी बोली क्या है, टकसाली या परिनिष्ठित बोली या भाषा है। तो टकसाली या परिनिष्ठित, टकसाली या परिनिष्ठित शब्द का जो प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए, किसने कहा है, ये प्रश्न बनता है। डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली का अर्थ टकसाली या मानक या परिनिष्ठित माना है। टकसाली, परिनिष्ठित या मानक माना है। ये किसने माना है, डॉक्टर प्रश्न पूछता है कि खड़ी को टकसाली या परिनिष्ठित या मानक किसने माना है,
तो डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने माना है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बना है और बनेगा भी। तो खड़ी को टकसाली या परिनिष्ठित या मानक अर्थ में किसने स्वीकार किया है? डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने। भी प्रश्न बनता है। वहीं खड़ी को एक भाषा वैज्ञानिक है अब्दुल हक। तो प्रश्न बनता है कि खड़ी को गँवारू भाषा किसने कहा है? किसने कहा है? हाँ, अब्दुल हक ने इन्होंने खड़ी को खड़ी बोली को गँवारू भाषा कहा है। बहुत तगड़ा प्रश्न है। ये प्रोफेसर वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछता है। जीआईसी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। जीआईसी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो इतना बड़ी परीक्षाएँ होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टीईटी भी नहीं पूछ सकता है, पूछा भी होगा, पूछा भी है। तो खड़ी बोली को गँवारू भाषा किसने कहा है? अब्दुल हक ने कहा। ये प्रश्न पूछा है, बना है, तभी मैं डाला हूँ क्योंकि मैं इस अपना जो सिलेबस तैयार कर रहा हूँ, मैं सालों से कर रहा हूँ। ढूँढ-ढूँढ कर प्रश्नों को बना रहा हूँ, जितने भी पेपर हुए हैं अब तक सबको मैंने स्टडी किया है, स्टडी करके बनाया है। तो मैंने लिखा है, कुछ स्मृति से निकल गए हैं, लेकिन अभी जो मैंने लिखा है समझिए कि मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है। कैमरा चल रहा है ना? तो अब्दुल हक ने खड़ी को क्या कहा है? गँवारू कहा है। टकसाली या परिनिष्ठित या मानक इसका अर्थ बताया है खड़ी का किसने? उन्होंने खड़ी का अर्थ मतलब खड़ी का अर्थ क्या बताया है गिलक्राइस्ट ने? इन्होंने कहा कि खड़ी का मतलब होता है टकसाली या परिनिष्ठित या मानक होता है। वहीं लल्लू लाल ने क्या कहा है? खरी या शुद्ध कहा है। यह बहुत प्रश्न तगड़ा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, ध्यान दीजिएगा। तो लल्लू लाल ने खड़ी का मतलब खरी या शुद्ध कहा है। और खड़ी को कौरवी कहा है, कौरव क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए सांकृत्यायन जी ने कौरवी कहा है। इसके अलावा जो है जो बिगड़ी हुई भाषा वो पढ़ी है, तो खड़ी ये पढ़ी वो। तो डॉक्टर बेली ने ये बताइए खड़ी बोली चलती बोली चलती बोली किसने कहा है? ठीक है, डॉक्टर बेली ने कहा कि खड़ी चलती चलती हुई बोली है। ये क्या करती? चलती का मतलब हो गया पुराना को छोड़ करके नया धारण करने की इसमें क्षमता है। खड़ी बोली में जो पुरातनता है, जो घिसी-पिटी चीज़ें हैं, उसको छोड़ करके नया चीज़ें धारण करने की इसमें क्षमता है। ठीक है? किसने कहा है? डॉक्टर बेली ने कहा है कि चलती बोली या प्रचलित बोली है, इसका मतलब ये हुआ कि पुराना को छोड़कर नया धारण करने की इसके में ताकत है। नयापन करने की ताकत है खड़ी में। तो डॉक्टर बेली ने कहा है। गिलक्राइस्ट ने कहा खड़ी का क्या अर्थ बताया? गिलक्राइस्ट ने खड़ी का अर्थ बताया है कि यह टकसाली है या मानक है या परिनिष्ठित है, यानी कि यह खड़ी है। खड़ी का अर्थ उन्होंने बताया, खड़ी खड़ी का अर्थ क्या है? टकसाली, या उसका अर्थ क्या है? परिनिष्ठित या मानक। ये प्रश्न बहुत तगड़ा बना है। और अब्दुल हक ने कहा है कि खड़ी क्या है? गँवारू बोली है। ठीक है? ऐसे बन सकता है कि खड़ी बोली को गँवारू किसने कहा? किसने कहा? तो अब्दुल हक ने कहा है। ठीक है? खड़ी बोली को गँवारू भाषा किसने कहा है? तो गँवारू भाषा या बोली जान लीजिए, क्योंकि भाई जब लोग जो बोली जाए तो वहाँ तो भाषा ही कही जाएगी ना। और वैसे भाषा वैज्ञानिक तो उसे बोली ही मानते हैं कि भाषा तो एक ही है हिंदी की, जो हिंदी है। ठीक है? शुद्ध हिंदी ये भाषा है। ठीक? ये जो लोकल क्षेत्रों में जो बोली है, लेकिन उस स्थान पे जो बोली जाए तो भाषा का रूप प्रयोग है। तो इसलिए कहीं-कहीं बोली और भाषा दोनों में प्रयोग कर दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में लगे कमेंट करने। ध्यान दीजिए कि अब्दुल हक ने खड़ी को गँवारू कहा है, गिलक्राइस्ट ने टकसाली या परिनिष्ठित या मानक कहा है, और बेली ने इसे चलती बोली या प्रचलित बोली कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी बोली है, ऐसी भाषा है जो कि पुराना का छोड़कर नया धारण करने की इसमें ताकत है। और खड़ी का अर्थ होता है शुद्ध या खरी होता है, लल्लू लाल ने कहा है। और खड़ी का अर्थ उन्होंने कौरवी बताया है, किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। ये बहुत तगड़ा प्रश्न, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इससे। और खड़ी के अलावा जो अलग और भी भाषाएँ, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी वगैरह-वगैरह इत्यादि जितने हैं,
बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया वगैरह जो भी हैं, ये पढ़ी हैं, बाकी जो शुद्ध रूप है वो खड़ी है। और खड़ी बोली के 2 अर्थ में प्रयुक्त होती है। एक तो अर्थ होता है इसका मानक रूप, दूसरा अर्थ होता है इसके अलावा जो छिटपुट बोली जाती है, ठीक? तो मानक की 3 शैलियाँ हैं, कौन-कौन सी? हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। उर्दू क्या है? कोई कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, बल्कि यह हिंदी का एक स्वरूप है, ठीक है? अब आइए और भी तगड़े-तगड़े प्रश्न इसमें हम बताते चलते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा कैमरा 1 सेकंड पे रोकिए, हाँ? ताकि हम मिट तो कुछ देर के लिए हमने कैमरा बंद कर दिया था, काम बंद करने का कारण था, इसको मिटा दें ताकि आपका समय नुकसान ना हो। अब आइए कौरवी जो बोली है, कौरवी, यह पंडित राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया है। खड़ी को ही कौरवी कहा है। उन्होंने कहा है कि यह लोकल स्तर पे बोली जाती है, तो लोकल स्तर पे खड़ी को क्या कहा जाता है? कौरवी। इसको पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने बताया है। अब ये जानते हैं कि खड़ी बोली जो है इसमें और भी कौन-कौन सी जो बोलियाँ इसमें शामिल हैं। जो खड़ी यानी कि कौरवी, सॉरी कौरवी। कौरवी की जो है, जो लोकल स्तर पे बोली जाती है कौरवी, उनमें कौन-कौन सी कौरवी शामिल किया गया है? तो इसमें पूर्वी कौरवी, ठीक है? पश्चिमी कौरवी, पहाड़ ताली, पहाड़ ताली कौरवी, पहाड़ ताली कौरवी तथा बिजनौरी कौरवी। 1, 2, 3, 4। जो कौरवी बोली, ये पूछता है कि इनमें कौन-कौन सी बोलियाँ शामिल की गई हैं। तो कौरवी में कौन-कौन सी शामिल की गई हैं? पूर्वी कौरवी, पश्चिमी कौरवी, पहाड़ ताली कौरवी और बिजनौरी कौरवी। एक चीज़ जान लीजिए कि अगर पूछता है कि कौरवी कहाँ की कौरवी सबसे शुद्ध कौरवी है? शुद्ध कौरवी, शुद्ध कौरवी किसे कहा गया है? तो शुद्ध कौरवी किसे कहा गया है? ना तो पूर्वी कौरवी कहा गया, ना तो पश्चिमी कहा गया, ना तो पहाड़ ताली कहा गया है, था बिजनौरी। जो बिजनौरी कौरवी, कौरवी मतलब वही है खड़ी बोली, तो उसका दूसरा रूप है जो लोकल स्तर बोली जाती है। तो जो शुद्ध कौरवी बिजनौरी को कहा गया, ये प्रश्न पूछा है। शुद्ध कौरवी बिजनौरी को कहा गया है, जो बिजनौर में बोली जाती है कौरवी, उसे शुद्ध कौरवी कहा गया है। अब आइए उच्चारण जान लेते हैं कि किसमें-किसमें क्या होता है उच्चारण। अगर बांगरू है, कोई बांगरू भाषा जानता है, तो जो मारने की स्थिति होती है, जो मारना, उसे क्या कहते हैं? ये लोग बांगरू में कहते हैं उसने मारया, उसने मारया। अगर बांगरू या जानते ही हैं हरियाणवी, हाँ? हरियाणवी जो बोली है, हरियाणवी बांगरू है, अगर उसने मारा, ये प्रश्न बना कि उसने मारया, तो कौन सी बोली है? ये हरियाणवी या बांगरू है। तो खड़ी में इसे क्या कहा जाएगा? खड़ी में उसने मारा, जानते ही हैं, क्योंकि यह कुल आकारांत में बताया ना, आकार आ के ऊपर है ना, इसलिए उसने मारा हो जाएगा। यह प्रश्न बना है, उसने मारा, ये क्या कौन सी है? ये खड़ी बोली है। उसने मारया अगर है तो यह बांगरू बांगरू आती है। वाने मारियो, वाने मारयो। बताइए यह किस बोली का रूप है? उसने मारा तो वाने मारियो, हम कह रहे हैं किस बोली में बोल रहे हैं? वाने मारियो। तो वाने मारियो का मतलब ये हो गया ब्रज। यह प्रश्न बना इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वाने मारियो किस बोली का शब्द है? उच्चारण है ये। उच्चारण ही कहेंगे ना, शब्द या उच्चारण, शब्द तो सभी में हो जाए मारना, लेकिन उच्चारण है। तो वाने मारियो उच्चारण करते हैं, वाने मारियो, ये ब्रज भाषा में कहा जाता है वाने मारियो। और उइन मारो, उइन
मारो, उइन बड़ी का मात्रा, क्योंकि जब भी पश्चिम में जाएँगे, तो हमने बताया ना ग्रियर्सन ने क्या कहा कि पश्चिम में जो भी मात्रा होती है, जो छोटी मात्रा है, वो बड़ी की मात्रा में बन जाती है। तो पश्चिम की बात जब तो बड़ी की मात्रा, उइन मारो अगर होती है, उइन मारो, अगर कहता है कि उसने मारो या उइन मारो, तो ये कौन-सी बोली है? ये कन्नौजी है, ठीक है? अगर उइन मारो है, तो ये कन्नौजी बोली जाती है। ऊ ने मारो, देखिए अवधि की जब भी बुंदेली की जब भी आएगी, देखिए पश्चिम में जब भी आएगा तो उसमें बड़ी की मात्रा ज़रूर रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो बुंदेली भी क्या पश्चिम में ही है, पश्चिमी की ही है ना, एक 5वीं, चौथी 5वीं जो भी है, पश्चिमी की ही है। तो ऊ ने मारो, ऊ ने मारो, यानी कि खींच के बोलते हैं ना, उई मारो, ना? तो ऊ ने मारो, इसका मतलब ये क्या हो गया? यह बुंदेली है। देखिए पूर्वी में आएँगे तो समझ लीजिएगा कि ये बड़ी की मात्रा नहीं लगी होगी। अधिकांश नहीं लगी होगी, ये नहीं कि सभी नहीं लगती है। देखिए अधिकांश में ये लगी, तो उइन मारो का मतलब हो गया कन्नौजी, उइन मारो। ऊ ने मारो तो मतलब ये हो गया बुंदेली। ये प्रश्न बना है, इसमें से 1-2 प्रश्न आते ही रहते हैं कभी-कभार। इसलिए जान जान लीजिए, उसने मारया बांगरू, उसने मारा खड़ी, ब्रज यानी कि वाने मारियो मतलब ब्रज हो गया, उइन मारो कन्नौजी, क्योंकि इसी तरह छोटा-छोटा प्रश्न पूछता है। बहुत मतलब चिचड़ा प्रश्न होता है ये, चिचड़ा प्रश्न होता है। यही प्रश्न सिलेक्शन नहीं होने देते हैं। ये चिड़चिड़े प्रश्नों को आप कन्फर्म कर लीजिए। तो उइन मारो कन्नौजी और ऊ ने मारो बुंदेली, उन मारियो, उन मारियो। अगर उन मारियो आता है तो ये निमाड़ी में आता है, निमाड़ी। उन मारियो ये निमाड़ी में आता है। ऊ मारिस, ऊ मारिस, ये कहाँ का है? ये अवधि का है। ये अवधि, ऊ मारिस, स की जब जब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गिरता है, ऊ मारिस, ये बड़ा ऊ का मात्रा, ऊ मारिस है तो ये अवधि है, समझिए। ऊ मारिस अगर देते हैं कॉम्पिटिशन में देता है किसी पेपर में, ऊ मारिस तो यह अवधि है, ठीक है? अब बघेली में क्या कहा जाएगा इसी को? बो मारिस, बघेली में बो मारिस, वो चाहे वो उच्चारण जैसा हो वहाँ का, ज़्यादा से ज़्यादा वही लिख देते चलिए, वो मारिस, ये बघेली में, या मारिलिसी, मारी मारिलिसी, वो मारिस या मारिलिसी, स के ज़्यादा मारिस, देखिए अवधि बघेली देखो दोनों में स गिर रहा है ना, ध्यान रखिएगा। जब स के ज़्यादा आते हैं तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, यानी कि यह पूर्वी हिंदी की तरफ आ जाते हैं स। पश्चिमी का ड़ फड़ ज़्यादा गिरेंगे, ठीक है? बड़ा की मात्रा तो वहाँ भी तो कहीं दी जा रही है, लेकिन स के ज़्यादा तो अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी में स के ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है? अवधि में ऊ मारिस, बघेली में वो मारिस या मारिलिसी, वो मतलब वो मारिलिसीस। हुँ। उसके बाद आइए, इतना हमने बता दिया, छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है वो मारिस, वो मारिस, छत्तीसगढ़ी। देखिए सब में मिल ही रहा है, वो मारिस, बघेली छत्तीसगढ़ी लगभग मिलती-जुलती हैं आपस में, ठीक है? तो बघेली मारिलिसी, स ज़्यादा आते अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी में आएगा। इसको पकड़ लीजिएगा, स अगर है तो ज़्यादा अवधि होगी, बघेली होगी या छत्तीसगढ़ी होगी, इसी में से एक ऑप्शन देगा। तो ये है, ये उच्चारण है विभिन्न भाषाओं विभिन्न बोलियों में किनका-किनका कहाँ-कहाँ कैसे होता है। आइए हम आपको थोड़े-सा और इसमें वीडियो बढ़ा देंगे, इसके बाद हम हिंदी जो शब्द है उसका इतिहास के बारे में हम आपको बताएँगे। अगली वीडियो में बताएँगे, लेकिन इसमें जो छोटे-छोटे प्रश्न हैं, बहुत चिचड़े प्रश्न हैं, बहुत बोरिंग तो है, इसको हम विस्तार से बता दे रहे हैं थोड़ा-सा। और इसमें जो प्रश्न बनते हैं, अभी तक इसमें से भी प्रश्न बनते हैं, जो हमने बताया। कोई इसमें से पूछ दे, "वाने मारियो" किसने कहा कि ब्रज की है। "ऊ मारो" कन्नौजी, "ऊ ने मारो" बुंदेली, "ऊ मारियो" ऊन मारियो निमाड़ी।
खड़ी उसने मारा, बांगरू या उसने मारया। ये प्रश्न बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसको नोट करना हो तो कर लीजिए, कोई बात नहीं है। कौरवी को हमने बताया, कौरवी में जो और भी बोलियां हैं शामिल हैं, उसमें पूर्वी कौरवी, जो कौरव क्षेत्र कुरुक्षेत्र है वही उसमें जो पूर्व पश्चिम होगा, तो पूर्वी कौरवी उसका पश्चिमी भाग का है। और पहाड़ तली जो पहाड़ के तलहटी में बोली जाती है, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बोली जाती है। और बिजनौरी, बिजनौरी कौरवी, बिजनौरी कौरवी ही शुद्ध कौरवी। पूछा है ये प्रश्न, कैमरामैन जी, ये प्रश्न पूछा है कि कौन सी कौरवी शुद्ध है, तो बिजनौरी कौरवी शुद्ध है। बाकी ये जान लीजिए इसमें से एक दो प्रश्न बने हैं तब हमने बनाया है, यानी कहीं से नेट जेआरएफ में या प्रोफेसर में प्रश्न मिला है इस तरह से, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। अब आइए साधारण जानकारी इसमें दे देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे हम। उस अगली वीडियो हमारी होगी हिंदी शब्द, जो शब्द है हिंदी शब्द है उसका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से निकला है, कैसे निकला है। जो शब्द है, हिंदी तो निकली है, भाषा निकली है कहाँ से, ये तो हमने बता दिया। जो शब्द है वो बताएंगे अगली वीडियो में। तो आइए जो जनरल प्रश्न बनते हैं वो हम बता देते हैं। खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? अमीर खुसरो। समझ रहे हैं भैया? खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? हैं? इनके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं आदिकालीन कवि अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो। इन्होंने 7 सुल्तानों के नहीं देखे थे ना, हाँ, 7 सुल्तानों का राज देखा था अमीर खुसरो ने। जिनकी मुकरियां और पहेलियां प्रसिद्ध तो ये मनोरंजन पर कविता लिखते थे। हाँ, तो खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि, ये प्रश्न बना है। खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? तो आंसर हुआ क्या? अमीर खुसरो। ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित बहुत बार पूछा है। खड़ी बोली के प्रथम कवि जो हुए हैं, जो प्रतिष्ठित हुए, उन्होंने प्रतिष्ठा प्रदान किया है। हमने नहीं कहा खड़ी बोली का प्रथम काव्य लिखे, नहीं, ये उसमें लिखक सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हो गए तो वो है अमीर खुसरो। आज जो लिखने की बात आती है वो शब्द अभी आगे सुनिए। आगे क्या है, अगला प्रश्न ये बनता है कि उत्तर भारत में सर्वप्रथम गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा में खड़ी बोली को साहित्य का माध्यम बनाया। देखिए, ये तो इन्होंने इन्होंने साहित्य तो बहुत ज्यादा नहीं खड़ी बोली में लिखा, लेकिन उस खड़ी बोली में जो उन्होंने लिखा उससे प्रतिष्ठित हुए, लेकिन सबसे पहले साहित्य का माध्यम बनाया। साहित्य का माध्यम, साहित्य का माध्यम खड़ी को, ठीक है, खड़ी को साहित्य का माध्यम किसने बनाया? सबसे पहले गंग कवि ने बनाया। सबसे पहले साहित्य की रचना उन्होंने करना शुरू किया गंग कवि ने। इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। तो खड़ी को साहित्य का माध्यम सबसे पहले गंग कवि ने चंद छंद की वर्णन की महिमा में सबसे पहले साहित्य का माध्यम बनाया था। और सबसे बड़ा प्रश्न एक और बनता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने सबसे पहले किसे माना है खड़ी बोली का लेखक? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने, डॉक्टर शुक्ल ने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, सॉरी, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भारत में एक मुल्ला वजही है। मुल्ला वजही, हाँ, शुक्ल जी ने मुल्ला वजही, ठीक है, प्रथम माना है इन्होंने खड़ी का, ठीक है। खड़ी बोली का प्रथम सृजनकार किसने, शुक्ल जी ने माना है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है वो मुल्ला वजही को माना है, और इनकी जो साहित्य है वो सबरस है। रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण भारत में माना है कुल मिलाकर उत्तर या दक्षिण में सबसे पहले उन्होंने माना है, उनको नहीं भाव दिया। उन्होंने कहा कि मुल्ला वजही रहे हैं जो कि प्रथम खड़ी के साहित्यिक सृजनकार रहे हैं, ठीक है।
एक है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ, इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी है। राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है कौन सी? भाषा योग वासिष्ठ। भाषा योग वासिष्ठ, इसकी रचना 1741 में हुई थी। यह प्रश्न बहुत बना है, भाषा योग वासिष्ठ की रचना कब हुई थी? 1741 में हुई थी। तो राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है भाषा योग वासिष्ठ, जिसकी रचना उन्होंने 1741 में हुई थी। यह कहा जाता है, जिसको शुक्ल जी ने भी माना है, कि इन्होंने सबसे पहले इसमें भाषा योग वासिष्ठ में शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली का ही इन्होंने प्रयोग किया। इनको जो राम प्रसाद निरंजनी है, इनकी भाषा योग वासिष्ठ को 1741 में जो रचना हुई है, शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम गद्य लेखक इन्हें माना गया है। प्रथम गद्य लेखक, गद्य लेखक शुद्ध खड़ी के, शुद्ध खड़ी के प्रथम जो लेखक माना गया है किनको? राम प्रसाद निरंजनी की। और प्रथम पुस्तक कौन सी है? भाषा योग वासिष्ठ, जिसकी रचना 1741। शुद्ध शुद्ध खड़ी बोली का सबसे पहले जो प्रयोग किया राम प्रसाद निरंजनी ने अपने भाषा योग वशिष्ठ पुस्तक में, जिसकी रचना 1741 में हुई। इसके बारे में और भी जब राम प्रसाद निरंजनी को हम पढ़ाएंगे तो आप इसमें विस्तार से आ जाएगा। तो शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम गद्य लेखक है ये, ठीक है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम गद्य लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। सभी ने स्वीकार किया लगभग, सभी ने स्वीकार इसको सभी ने एक स्वर स्वीकार, में। हाँ, एक स्वर में सभी ने स्वीकार किया है कि शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम गद्य लेखक कौन से हैं। ये बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। प्रथम गद्य लेखक शुद्ध खड़ी के प्रथम गद्य लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। इनकी पुस्तक है भाषा योग वशिष्ठ। इसकी रचना हुई थी 1741 में। बहुत बार पूछा है, लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? निरंजनी। इस रचना की कब हुई थी? 41 में हुई थी। खड़ी के शुद्ध प्रथम गद्य लेखक कौन है, ये पूछता है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम गद्य लेखक कौन से? तो राम प्रसाद निरंजनी है। इसको नोट कर लीजिए बाकायदे, राम प्रसाद निरंजनी ही शुद्ध खड़ी बोली के प्रथम गद्य शुद्ध लेखक है। शुद्ध रूप से उन्होंने लिखा था। एक प्रश्न ऐसा पूछेगा कि शुद्ध रूप से जो गद्य लेखक है, दूसरे गद्य लेखक कौन है? शुद्ध गद्य लेखक, शुद्ध गद्य लेखक, शुद्ध गद्य लेखक दूसरे, ठीक है, प्रश्न को याद देगा। शुद्ध गद्य लेखक कौन है? ये प्रथम हो गए, ठीक है। प्रथम राम प्रसाद निरंजनी है। दूसरे शुद्ध गद्य लेखक कौन से? कौन है? कुछ पता है? बताइए, नहीं तो हम बताएं। दूसरे गद्य लेखक जो शुद्ध रूप से हैं, वो है पंडित दौलत राम। इनकी रचना है पद्म पुराण। पंडित दौलत राम, इनकी रचना कौन सी है? पद्म पुराण। ये बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है, ठीक है। तो दूसरे प्रथम गद्य लेखक जो शुद्ध गद्य लेखक कौन से हैं? राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है भाषा योग वशिष्ठ, 1741 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरे शुद्ध गद्य लेखक कौन से हैं? पंडित दौलत राम हैं, जिनकी किताब है पद्म पुराण। 19वीं सदी के प्रथम 4 गद्य लेखक कौन कौन से हैं? ये तो हो गया होगा ऊपर। पूछता है कि इसमें से कौन नहीं होंगे 19वीं सदी के
सदी के प्रथम 4 गद्य लेखक कौन कौन से हैं? ठीक है, ठीक है, बताइए। एक हो गए 19वीं सदी के, नहीं कि आप हमको बता दीजिए गद्य लेखक गंगा कवि बता दीजिए, या अमीर खुसरो को, या इसमें राम सदर प्रसाद मिश्र, निरंजनी लल्लू को। लाल आते हैं। हाँ, सदर मिश्र और तो लल्लू लाल 19वीं इंसान सदी लाखा हो गए। हम्म, एक और है इनका देखिए सीरियल से नाम लीजिए। देखिए लल्लू लाल सदल मिश्र, पहला है लल्लू लाल, लल्लू लाल, दूसरा है लल्लू लाल, दूसरे हैं सदल मिश्र। क्योंकि तो पूछेगा तो पहले लल्लू लाल सबसे बड़े हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेट JRF में ऐसा सीरियल पूछता है। लल्लू लाल, सदल मिश्र, तीसरे कौन है बताइए? इंसान लाखा। सदा सुख लाल, तीसरे हैं सदा शुक्ला, चौथे हैं इंसान सदा सुख लाल, और चौथे हैं इंसान लाखा। इंशा अल्लाह, अल्लाह खां। ये इसका ट्रिक रहेगा ला सा सा ई लसदा, याद करने का। लसद, सदा ईसा इंशा। हाँ, अरे ठीक है, लल्लू लाल सदल मिश्र, सदा सुख लाल इंशा अल्लाह खां, दो याद करें। लल्लू लाल सदा ऐसे करिए, लल्लू लाल ऊपर कर दीजिए, सदल में सदा सुख लाल एक में कर दीजिए, इंशा अल्लाह खां एक में कर दीजिए। सदा सद सदा, पहले द करिए फिर दा कर दीजिए, ये भी ठीक है। सद पहले द करिए फिर दा कर दीजिए, अ करिए फिर आ कर दीजिए, ठीक है, ये सीरियल पूछता है। तो लल्लू लाल सदल मिश्र लल्लू सदा सद सदा, द के लल्लू बाद सद दा, सदा इंसान। अ के बाद आ है। हाँ वही कहते हैं, लल्लू सद सदा इंसान। हाँ, लल्लू लाल सद सदा इंसान। सदल मिश्र, इस तरह से सीरियल आप याद कर लीजिए, नेट जा रहे पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है। लल्लू सद सदा इंसान। लल्लू लाल सदल मिश्र, सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खान है, जो खान 19 है, खान नहीं। खां चाहे खान बात एक ही है भैया। अच्छा, एक ही बात नहीं जाता है। हम्म। जी गुरुजी, सही बताया। तो ये 19वीं सदी के प्रथम 4 गद्य लेखक हैं, ठीक है। इसमें सदा सुख लाल को गद्य का सबसे अधिक शुद्ध और व्याकरणिक लेखक माना जाता है। यह क्या है? सबसे शुद्ध गद्य लेखक, सबसे शुद्ध व्याकरणिक, ठीक है। यह प्रश्न बनता है, क्यों मियाँ? जी गुरु। ये बनता है प्रश्न, याद रखिएगा जी। कि सदा सुखलाल जी सबसे शुद्ध व्याकरणिक गद्य लेखक हैं, ठीक है। यहाँ गद्य कर दीजिए, चलिए मिटा देता हूं, गद्य लेखक। तो सदा सुखलाल जी इसमें इन चारों भाषा वैज्ञानिकों में जो गद्य वैज्ञानिक रहे हैं, सदी के 4 गद्य लेखक रहे हैं, जिन्होंने जिनको लल्लू लाल सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह के नाम से जाना जाता है। इनमें सदा सुखलाल जी सबसे शुद्ध व्याकरणिक गद्य लेखक है। कौन है? सदा सुखलाल। यह प्रश्न बन चुका है कि सबसे शुद्ध गद्य लेखक कौन है? इसमें सदा सुखलाल जी हैं, ठीक है। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना का आंदोलन सबसे पहले किसने चलाया था? नहीं, ब्रज भाषा के स्थान पहले क्या थे? ब्रज भाषा का बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्रज क्या थी? पिंगल थी। पिंगलाचार ने क्या था? ऋषि पिंगलाचार। पिंगल मतलब ये होता है जिसमें बिल्कुल नाजुक नाजुक, नरम नरम, मधुर मधुर वर्णों का जो प्रयोग हो, तो वो होता है पिंगल। आज इनमें करक कर्कश कड़कड़ कड़कड़ करने वाले शब्दों का प्रयोग हो, वर्णों का प्रयोग हो, वो गया टिंगल। तो हमने बताया कि कौन सी बोली है वो जो पिंगल में आती है? राजस्थान। राजस्थान में कहा तो डिंगल में आती है। हाँ। ब्रज। तो ब्रज, तो क्यों थी? क्योंकि ब्रज साहित्य का माध्यम क्यों थी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें नरमापन है, रचना करने में बड़ा आसान लगता है। तो
ये क्यों? कि इसमें बिल्कुल मधुर शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का वर्णों का प्रयोग होता है, जो वर्ण जो बहुत मधुर हैं, जैसे बहुत हो गए, यार अल्लाह जो जिनमें कर्कशपन नहीं होता है, उनका प्रयोग होता है, इसलिए ये पिंगल कही जाती है। तो इसीलिए ये साहित्य का माध्यम बहुत ज़्यादा थी, इसमें बहुत ज़्यादा साहित्य रचे जा रहे थे। तो सारी कविताएँ वगैरह सब कुछ ब्रज में ही लिखे जा रहे थे। तो ब्रज के का विरोध सबसे पहले किसने किया था? उसके स्थान पर कहा था कि ये अपनाओ, किसने? खड़ी बोली को। नहीं, बता रहे अयोध्या प्रसाद खत्री ने। हाँ, सही बात। वेरी वेरी गुड। ब्रज के हुँ, स्थान पर खड़ी बोली, ठीक है? अपनाओ, हाँ? आंदोलन किसने चलाया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो कौन है आंदोलन किसने चलाया? तो खत्री। अयोध्या प्रसाद खत्री, याद रखिएगा। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का आंदोलन किसने चलाया था? सबसे पहले अयोध्या प्रसाद खत्री ने। ये समझ लीजिए बहुत हार्ड प्रश्न है, इनको आना ही आना है। तो ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना का जो आंदोलन चलाया है, कि कहा लेखकों को आप लोग इसे अपनाइए, तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली गद्य, ये उन्होंने चलाया था, खड़ी बोली गद्य आंदोलन, ठीक है? जी। इसी के नाम से जानता है, 1887 में, ठीक है? सही है ना? 1887 में इन्होंने खड़ी बोली गद्य आंदोलन किसने चलाया था? ब्रज भाषा के स्थान पर चली थी, जो कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने 1887। ये पूछा कि खड़ी बोली गद्य का आंदोलन कब चला था? खड़ी बोली गद्य का आंदोलन हाँ, किस 1887 में चलाए थे। कौन? अयोध्या प्रसाद खत्री। इससे पूछ सकता है कि 1887 में या तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली गद्य का आंदोलन कब चलाया था? 1887 में चलाया था, ध्यान रखिए, ठीक है? तो खड़ी बोली गद्य का आंदोलन 1887 में अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था। देखिए, पंडित जगन्नाथ दास, ठीक है? अब आइए पंडित जगन्नाथ दास। पंडित जगन्नाथ दास, इन्होंने क्या कहा है? जब पंडित जगन्नाथ दास के बारे में पूछता है, इन्होंने कहा है, खड़ी बोली के जो समर्थक हैं वो हठी और मूर्ख हैं। तो खड़ी बोली के समर्थकों को मूड बताया था किसने? हठी और मूर्ख किसने कहा है? पंडित जगन्नाथ ने कहा। खड़ी बोली के समर्थकों को, ठीक है, को हठी और मूर्ख बताया। खड़ी बोली इन्होंने जब पंडित जगन्नाथ दास ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है, ठीक है? इसने कहा, पंडित जगन्नाथ दास ने कहा है। ये प्रश्न अभी बनते हैं तो ऐसा बनते हैं कि फिर हवा नहीं लगती है, जब वो सुन क्यों पढ़े ही नहीं, कोई पढ़ाता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। ये छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे हम फेल हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें उनको डाल दिया कि मैं इसी से फेल हुआ था, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मैं फेल हुआ था, ठीक है? मेरा ये छोटी एक गलती कहीं यहाँ हो गई, कल 3-4 प्रश्न गलत हो गए, नहीं हुआ सिलेक्शन। तो मैंने सब डाल दिया कि आप खाली ये शॉर्टकट की है ही नहीं, इसलिए लॉन्ग चलो। पंडित जगन्नाथ जी ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। ये पूछेगा कि हठी और मूर्ख, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? तो पंडित जगन्नाथ दास ने, ठीक है? पंडित जगन्नाथ दास ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख बताया है। खड़ी बोली को जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा है? खड़ी बोली को, खड़ी को जनपदी, यहाँ तक आ रहा है ना? जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है?
खड़ी को जनपदीय ठीक है, याद रखिए, लिखना आप लिख लीजिए, खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है? हम्म, ये बहुत तगड़ा प्रश्न है। तो ये डॉक्टर सुनीति, ठीक है, कुमार चटर्जी ने कहा, ठीक है। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। हम्म, ये प्रश्न पूछा है भैया कि खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा ना, देखिए। तो खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी पंडित सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। क्या कहा है? कि खड़ी बोली जनपदीय हिंदुस्तानी है, ठीक है। खड़ी बोली जनपदीय हिंदुस्तानी है, किसने कहा है? सुनीति कुमार। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सुनेंगे तो ये रट जाएगा, खोपड़ी में घुस जाएगा, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट करने से ही बार बार खोपड़ी में टिकता है। तो आज सुन लेंगे, कल खत्म हो जाएगा, 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो इसको सुनिए केवल, हमारे लेक्चर को सुनिए केवल। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। ऐसे पढ़ा देंगे, टिक मार देंगे, लेकिन कल भूल जाएंगे, पक्का भूल जाएंगे। आगे थ्योरेटिकल जब पढ़े रहेंगे, वो सामने आएगा, तो जब टिक मारेंगे तो आपको लगेगा आनंदमय, लगेगा और टिकेगा भी दिमाग में। इसलिए थ्योरी पढ़िए आप लोग। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो जो टिक मारने वाला पढ़ेंगे तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। टिक मारने वालों का इत्तेफाक से कोई हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं, किसी नहीं हो सकता। क्योंकि कंपटीशन कंपटीशन जो है वो, उसमें शॉर्टकट कुछ है ही नहीं कंपटीशन में। तो 19वीं सदी के प्रथम 4 गद्य लेखक लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदाशिव सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, इनमें सबसे शुद्ध सदा सुखलाल व्याकरणिक शुद्ध गद्य लेखक लिखते थे। ब्रज के स्थान पर खड़ी को अपनाओ आंदोलन किसने कहा था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने लिखा किया था। खड़ी बोली गद्य आंदोलन 1887 चलाया था अयोध्या प्रसाद खत्री ने। पंडित जगन्नाथ दास ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। और खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। किसने कहा है कि अवधि पड़ी बोली है? अवधि पड़ी बोली है। वैसे तो सब पढ़िए हैं, ठीक है, लेकिन किसने कहा कि अवधि पड़ी बोली है? किसने कहा है? ये भी सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा, ठीक है। अवधि पड़ी बोली है, ठीक है, प है ये, ठीक है। अवधि पड़ी बोली है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। ये बहुत तगड़ा पूछता है का सुनीति कुमार चटर्जी ने अवधि को पड़ी बोली कहा है। ये बहुत लग रहा है चिड़चिड़ा वाला प्रश्न है एकदम, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न ही सिलेक्शन कराएंगे। अवधि को पड़ी बोली किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। अवधि और खड़ी बोली को जनपदी हिंदुस्तानी किसने कहा है? ये भी सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। इसको रट लीजिए, आएगा प्रश्न। हरदेव बाहरी तथा चंद्रबाली ने खड़ी का अर्थ ठेठ और शुद्ध माना है। खड़ी का अर्थ ठेठ और शुद्ध किसने कहा है, ठीक है, किसने माना है? खड़ी का अर्थ ठेठ और शुद्ध किसने माना है? हरदेव बाहरी और चंद्रबाली ने, ठीक है। हरदेव बाहरी तथा चंद्रबाली ने, ठीक है। खड़ी बोली का अर्थ ठेठ और शुद्ध किसने माना है? हरदेव बाहरी और चंद्रबाली ने माना है, ठीक है। खड़ी बोली को कर्कश किसने कहा है? खड़ी को कर्कश किसने कहा है? कर्कश किसने कहा है, बताइए। खड़ी बोली को कर्कश किसने कहा है? कैमरामैन जी, खड़ी बोली को कर्कश किसने कहा है? आप बताएं, मैं ध्यान नहीं आया। खड़ी बोली को कर्कश कहा है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, ठीक है।
खड़ी बोली को कर्कश किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। ये प्रश्न रट लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपको सिलेक्शन होने से रोक देंगे। मान लीजिए ये बात आप लोग। नहीं मानेंगे पक्का देखिएगा जिस दिन सिलेक्शन नहीं होगा, 1-2 प्रश्न इसी से गलत हो जाएँगे, हो सकता है। नहीं रटेंगे, तो ये प्रश्न पूछता ही पूछता है। एक बार आओ कहिए रटवा देता हूँ। लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदाशिव लाल, इंशाअल्लाह खां। ये 4 भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, गद्य वैज्ञानिक रहे हैं, गद्य लेखक रहे हैं, जो 19वीं सदी में पैदा हुए। ये प्रथम 4 गद्य कहे जाते हैं, गद्यकार हैं। प्रथम 4 वैसे गद्य तो पहले से ही चला, वेद काल से भी चला आ रहा थोड़ा बहुत। ऋग्वेद यजुर्वेद तो गद्य में है। ध्यान रखिएगा। तो ये 19वीं शताब्दी के प्रथम 4 गद्य लेखक अगर प्रश्न बनता है तो मारिएगा इनको, नहीं तो बहुत प्रश्न ऐसे बनाएंगे उलझा देंगे। तो 4 गद्य लेखक ये लल्लू, सदल और सदाशिव लाल इंशाअल्लाह खां। सबसे शुद्ध व्याकरणिक गद्य लेखक है सदाशिव लाल। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का आंदोलन चलाया था पंडित अयोध्या प्रसाद खत्री ने। खड़ी बोली गद्य आंदोलन 1887 में पंडित जगन्नाथ दास ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहा है। खड़ी बोली को जनपदीय बोली कहा है सुनीति कुमार चटर्जी ने। अवधि को पड़ी किसने कहा है? वो भी सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा है। खड़ी बोली का अर्थ ठेठ और शुद्ध किसने माना है? हरदेव बारी और चंद्र बाली ने माना है। और खड़ी बोली को कर्कश किसने कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। तो दोस्तों इसके बाद अगली जो वीडियो होगी हमारी हिंदी से संबंधित होगी। हिंदी शब्द का इतिहास क्या रहा है? अभी तक हमने जो बताया, जो बोली से संबंधित जो प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें जो कमेंट है, टिप्पणी टीका वो कैसे पूछे जाते हैं, इनसे प्रश्न 1, 2, 3 प्रश्न, एक आध 2 प्रश्न जरूर आना और यही 1-2 प्रश्न आपको सिलेक्शन होने से रोक देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि पढ़ना है तो संपूर्ण पढ़ना है, नहीं संपूर्ण पढ़ेंगे तो शॉर्टकट नहीं है। कंपटीशन शॉर्टकट से कभी फाइट नहीं होगा, इत्तेफाक है। वैसे तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान हो भी सकता है, लेकिन सबके लाइफ में ऐसा नहीं होता। सभी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाएँगे, सभी सलमान खान नहीं बन पाएँगे, कितना हो बड़े एक्टर हो जाएँ। उनकी जगह लेने के लिए सदियाँ बीत जाती हैं, वो किस्मत वाले। तो हमने अपने पूरी मेहनत से जो अपने सिलेबस तैयार किया था, उस पाठ्यक्रम में हमने बोली संबंधित जितने भी क्षेत्रीय लोकल क्षेत्रीय उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, उनके जो कमेंट टीका टिप्पणी हैं, उनके बारे में हमने बताया। और अगली वीडियो में मिलेंगे हम हिंदी शब्द का इतिहास में। तो इससे पहले जाने से पहले मैं एक बार और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि आप सभी हमारे चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र जिसका नाम है यूट्यूब पर, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, लोगों को बताएँ। यहाँ आपको संपूर्ण अध्ययन मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। बहुत सी कोचिंग हैं जो आपको लेक्चर देती हैं, हमसे अच्छे लेक्चर देती होंगी, लेकिन पैसा लेती होंगी। अब मैं मानता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि कहीं न कहीं भी हमारे में अशुद्धता नहीं हो। अगर अशुद्धता है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको शुद्ध करके दिखाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं अशुद्धता मैंने छोड़ा है और कोई कोचिंग वाले से मैं कम नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा अभिमान हो सकता हो गया हो मुझे, लेकिन मैंने जो सिलेबस तैयार किया है, मुझे उस पर गर्व है। मैं उस सिलेबस को चैलेंज से तैयार किया हूँ, एक-एक शब्द को पढ़-पढ़ के मैंने लिखा है। तो आप सभी से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।